हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित मिश्रा। वेलकम टू अमरज्योति प्राइम। और सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। अ वेरी गुड इवनिंग साहा, सौरभ, कपिल, अर्पित, राघव, अर्पिता, राधे। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करो, फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर का। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक आता है और इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। हमको यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो ईएमएफ इक्वेशन है, उसको हमको डिटेल में पढ़ना है और वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको सारी चीजों को हमको यहाँ पे कवर करना है। तो जल्दी से आप लोग एक बार यहाँ पे कंफर्म कर दो। यहाँ पे एसएससी जेई के लिए ओपन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। सहा आराम से हो जाएगा, घबराइए मत। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। हालांकि मैंने बेसिक करा दिया है, बहुत डिटेल में नहीं कराया है। एसएससी जेई के लिए मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट था उतना करा दिया है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, बस मैं ये बोलना चाहूंगा। ठीक है साहा, आप देख लीजिएगा लेक्चर वहां पे। वहां पे लेक्चर में मैंने ओपेम के लेक्चर कराए हैं, ऑलमोस्ट एक पीपीटी के फॉर्म में कराया है मैंने उसको। जो आपका ओपेम वाला पार्ट है वो एसएससी जे के लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखना सभी लोग, सबसे पहले तो हमको देखना है कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम किसको बोलेंगे? हमारे ट्रांसफॉर्मर में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहली बात तो ये कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की परमेबिलिटी, मतलब उस कोर की, जो आपका ट्रांसफॉर्मर कोर होगा उसकी, उसमें फ्लक्स पास होने की कैपेसिटी, जो परमेबिलिटी हो, जो फ्लक्स पास करने की कैपेसिटी, वो इंफिनिटी होनी चाहिए। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर उसको बोलेंगे जिस कोर में, जिस हमारे ट्रांसफॉर्मर कोर में परमेबिलिटी इंफिनिटी हो। तो पहला कंडीशन होता है परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज एज्यूम टू बी इंफिनिटी। अगर परमेबिलिटी इंफिनिटी है, इसका मतलब ये है कि रिलक्टेंस आपका जीरो है। और रिलक्टेंस जीरो मतलब ये कि एक्साइटेशन करंट को, मतलब आपका फ्लक्स क्रिएशन के लिए कुछ भी एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो, आपके ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है। तो उस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए आपको करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो होता यहाँ पे ये है कि अगर आपके ट्रांसफॉर्मर कोर में परमेबिलिटी इंफिनिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कोर में एक्साइटेशन करंट जो लगती है ना, वो जीरो हो जाएगी फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपका तो ये बन गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, जो इसमें से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज्यादा आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपका आयरन लॉस होता है ना ट्रांसफॉर्मर में, अभी आप लोग पढ़ोगे आगे आजकल में, जो हमारा आयरन लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, वो जीरो होना चाहिए। तीसरा पार्ट ये है कि हमारा जो वाइंडिंग है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ये है जो हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, कि हमारा देखो क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लक्स है, प्राइमरी फ्लक्स है और सेकेंडरी फ्लक्स है, या फिर बोले जो हमारे पास फ्लक्स क्रिएट हुआ है, जो प्राइमरी से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहां पे कुछ भी लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन हो गई कि जितना प्राइमरी में फ्लक्स क्रिएट हुआ वो पूरा का पूरा फ्लक्स आपका सेकेंडरी पे जाना चाहिए, सेकेंडरी पे लिंक करना चाहिए। गॉट इट? हेलो छाया, हेलो सोनू, क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना? तो ये मैंने बताया कि आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट चीज और है, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर की जो प्रॉपर्टी में काउंट होगा वो ये है कि हमको पता है कि बी और एच किस में कर्व होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एक कर्व होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कर्व फ्लक्स और करंट के बीच होता है। तो ये कर्व आपका ये लीनियर होता है, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें जो बी एच कर्व होगा वो लीनियर होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में आपका जो कर्व है ये चिड़िया टाइप का बनता है। यहाँ पे मैं साइड में हो जाता हूँ, ये देखो, एक चिड़िया का शेप जो बन रहा है ना, यहाँ पे तोता टाइप का साइन बन रहा है, इस टाइप का आपका यहाँ पे बी एच कर्व होता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। एक बार मैं और रिकॉल करा देता हूं क्या क्या चीजें बताई मैंने। पहला बताया
परमेबिलिटी इन्फिनिटी होनी चाहिए। अगर परमेबिलिटी इन्फिनिटी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोर का रिलक्टेंस जीरो होगा, तो आपके फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड होगी? जीरो करंट रिक्वायर्ड होगी। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है वो जीरो होना चाहिए। अब आयरन लॉस आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एडी करंट लॉस भी और आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी, तो वो आपका जीरो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कि जो आपके ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनका वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, अगर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उसका जो कॉपर लॉस होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर वन, मतलब R1 एक रेजिस्टेंस था वहां पे वाइंडिंग का, वो जीरो है तो आपका कॉपर लॉस भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो आपका जीरो होना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो आपका क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट था आपका जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो आपका लीनियर है, लेकिन एक्चुअली में कर्व आपका ऐसा होता है। यहाँ पे आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों का मैंने कर्व बना के दिखाया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है हम उसका ऑपरेशन देखेंगे, हम अपने ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि वो फाइनाइट परमेबिलिटी ऑफ कोर पे कैसा काम करेगा। मतलब अभी तक ये मान रहे थे ना हम आइडियल में कि हमारी इन्फिनाइट परमेबिलिटी होगी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई वो प्रैक्टिकल है यार, वो उसकी इन्फिनिटी परमेबिलिटी नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये पता चल गया होगा कि आपने यहाँ पे सोर्स दिया और यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना है, तो इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करंट रिक्वायर्ड होगी। करंट क्यों रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि हमने ये बोल दिया कि हमारे पास कोर कैसा है, फाइनाइट परमेबिलिटी का है। फाइनाइट परमेबिलिटी मतलब क्या, इनफाइनाइट नहीं है, जिसके से कुछ ना कुछ रिलेक्टेंस होगा, और रिलेक्टेंस होने की वजह से आपके पास यहाँ पे फ्लक्स आएगा, और उस फ्लक्स की प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट पास करनी पड़ेगी। हालांकि करंट बहुत कम होगी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही वो करंट है जो कि कोर पे फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। देखो सोर्स यहाँ पे क्या, एसी, तो करंट यहाँ पे एसी आ गई, तो मतलब यहाँ पे आई में क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो जब यहाँ पे ये करंट पास हुई, ये जब करंट नंबर ऑफ टाइम्स में जाएगी N1 इंटू आई म्यू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एमएमएफ क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमएमएफ क्रिएट हो जाएगा। आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, तो क्या हो जाएगा N1 इंटू आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन रिलेक्टेंस। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किस टाइप का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, साइनोसाइडल फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखना अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, प्राइमरी साइड में जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन आएगा इसकी वजह से, लेंस की वजह से। आप यहाँ पे फाइव की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू माइनस N1 डी बाई डी टी फाइव एम साइन ओमेगा टी। जब इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपके पास कितना, इतना आया। अब आप यहाँ पे देखो क्या आ गया, N1 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये आ गया आपके पास। तो अगर आप इसको ऐसा लिखना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपका जो फाई था वो क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी, और इवन यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस 90। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स और इवन में क्या रिलेशन हुआ, फ्लक्स और इवन में ये रिलेशन हुआ कि फ्लक्स के 90 डिग्री बाद कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका इवन आ रहा है। दैट मींस इवन इज लैगिंग बिहाइंड फाइव। हमारे मेन फ्लक्स से वो इवन आपका लैग कर रहा है, और ये किसकी वजह से लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है किसकी वजह से, लेंस लॉ की वजह से। या फिर हम ऐसा बोलें कि हमारे फ्लक्स से ईएमएफ 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्यों कर रहा है, वो आपका लैग कर रहा है लेंस लॉ की इफेक्ट वजह से। लेंस क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजिट द कॉज। तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा ईएमएफ और फ्लक्स में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये तो आपका क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये आपका क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो क्या बोलोगे, साइन ओमेगा इसको 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा N1 फाइव एम ओमेगा, N1 फाइव एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, BM इंटू AM इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा वैल्यू क्या होती है, 2πf, तो आप 2πf पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगी E1 की मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो जाएगी यहाँ पे, E1 की मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम उसको √2 से डिवाइड करते तो हमको क्या मिल जाएगा, वो RMS वैल्यू। जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आंसर यहाँ पे,
जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलता है कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना हो जाएगा, E1 RMS इक्वल्स टू 4.44 N1 B1 AN AF। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे जो आपका E1 RMS आया वो कितना आया है, 4.44 N1 BM ANF। ये आपके पास आ जाएगा E1 RMS की वैल्यू। अगर हम बात करें सिमिलरली अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अगर हम फैराडे के सेकंड नियम के साथ बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड का जो ईएमएफ होगा अगर हम उसको लेके सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम यही फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे N1 की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो E2 RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.44 N2 BM AN into F। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आपके ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और आपके ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनने वाले हैं वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है क्वेश्चन में दिया रहेगा, E1 इक्वल्स टू 4.44 N1 BM AN into F। ये आपके पास फॉर्मूला है। आप मुझे बताइए कि इसमें जो आपने E1 जो आपने ईएमएफ इंड्यूस निकाला है वो आपका आरएमएस वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो कुछ लोग यहाँ बोलते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, कुछ लोग बोलते हैं ये आपका एवरेज वैल्यू है। तो नहीं, यहाँ पे क्लियर लिखा मैंने, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे रेडी हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ईएमएफ इक्वेशन होता है E1 इक्वल टू 4.44 N1 BM AN F, इसमें आपका जो BM है ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसकी हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे जो BM वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे M लिखा है। BM इसलिए लिखा गया, B क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और M क्यों लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या बोलोगे आप इसको, तो जो ये BM है ये क्या इंडिकेट करता है, दिस BM इज इंडिकेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं वो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं या नेट क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एन मतलब क्या होता है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन में हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लेंगे किसकी, ईएमएफ की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी लेंगे, और आपका जो कोर है ना, तो उसका हम क्या लेंगे, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, ना कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें बताई, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके कुछ ऑब्जर्वेशन है। हमारे ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, कुछ ऑब्जर्वेशन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कुछ सप्लाई दिया, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। जैसे आपने प्राइमरी को एक्साइट किया, ये VI है, ठीक है ना, आपने ट्रांसफॉर्मर को प्राइमरी साइड से एक्साइट किया इस वोल्टेज से VI से। तो आपको ये पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर वो जैसे आपका इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि उसके अंदर जो करंट फ्लो होगी I म्यू, वो इस VI से 90 डिग्री लैग करेगी। तो ये VI आया, उसके 90 डिग्री बाद यहाँ पे कौन आया, आपका I म्यू आया। अब जब ये I म्यू यहाँ पे आ चुका 90 डिग्री पे, उसी के सेम फेज में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ये दोनों कर्व आपस में लीनियर है, मतलब BH कर्व लीनियर है, मतलब फाई और I के बीच का कर्व लीनियर है। इसका मतलब दोनों के एक साथ आ रहे हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो जो फाइम है वो हमेशा क्या होगा, I म्यू के सेम फेज में होगा। तो हुआ क्या कि सबसे पहले मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज से यहाँ पे I म्यू करंट फ्लो हुई, उस I म्यू की वजह से आपका फाइम आया, और जो ये फाइम होगा वो I म्यू के हमेशा सेम फेज में होगा। गॉट इट। अब मैंने आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या फिर लेंज लॉ के थ्रू बताऊं, फाइम से जो E1 आएगा, जो E1 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो हमेशा फाइम से कितना डिले करेगा, 90 डिले करेगा। ये मैंने आपको ड्राइव करके बताया। तो आपका E1 और E2 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि E1 ऊपर आएगा, वो जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। ऊपर अगर E1 आएगा उसको क्या बोलोगे, माइनस ऑफ E1। क्या बोला, क्या बोलोगे आप उसको, माइनस ऑफ E1। गलती से भी ऐसा मत कर देना कि ऊपर E1 लिख दो, गलती से भी ये कोशिश मत करना है कि जहां VI है उसको आप E1 लिख दो। आपको काम नहीं करना है, वो आपका क्या होता है, माइनस ऑफ E1 होगा, ठीक है ना।
चलो तो हम यहां से बोल सकते हैं यार कि देखो आपने ट्रांसफॉर्मर में दिया वी आई इतना, है ना, और आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आया E1 E2 इतना आया, तो यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस मिल रहा है, वी आई और E1 E2 में कितना फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस है। इस वजह से हम ट्रांसफॉर्मर को फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी आप वोल्टेज दे रहे हो, मतलब ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही फेज डिफरेंस मुझे कहां देखने को मिलता है, आपका बीजेटी में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर में लिखा रहता है कि इसमें E1 इतना होगा, E2 इतना होगा, है ना, वो मेंशन होता है। तो ये पूछते हैं कि जो वैल्यू मेंशन होती है वहां पे नेम प्लेट में, तो कौन सी वैल्यू मेंशन होती है, E1 E2 होती है या V1 V2 होती है। देखो आपके पास यहाँ पे V1 दिया, V1 की वजह से E1 आया, और E1 और E2 आया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया। तो ये सीक्वेंस V1 E1 E2 V2। तो क्या हुआ, V1 दिया, V1 के बाद यहाँ पे आईमू करंट फ्लो हुई, आईमू के बाद यहाँ पे फ्लक्स आया, और इस फ्लक्स के 90 डिग्री बाद यहाँ पे कौन आया, E1 E2 एक साथ आ गए, है ना, उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे V2। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट रेटिंग में V1 की वैल्यू होती है कि V2 की वैल्यू होती है, या फिर E1 की वैल्यू होती है कि E2 वैल्यू की वैल्यू होती है। तो याद रखना ट्रांसफॉर्मर के नेम प्लेट रेटिंग में E1 और E2 की वैल्यू मेंशन होती है, ना कि V1 और ना ही V2 की। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया E1 की वैल्यू क्या होती है, 4.44 N1 BM EN इंटू एफ। अगर यहां से मैं एक काम करूं, N1 को इधर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो E1 अपॉन N1 हो जाएगा। E1 क्या होता है, EMF, और N यहाँ पे होता है टर्न, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, EMF पर टर्न। क्या बोलेंगे हम इसको, EMF पर टर्न। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.44 BM EN इंटू एफ, इतना आ जाएगा, क्योंकि N1 तो यहाँ आ चुका है। तो ये मैंने क्या किया, EMF पर टर्न निकाला प्राइमरी साइड का। सिमिलरली मैंने E2 लिखा, E2 वैल्यू इतनी होती है, यहां से NT को मैं नीचे लेके आ गया, तो इतना हो जाएगा। अब इसको क्या बोलूंगा मैं, EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। तो भाई ये देखो, आप मुझे ये बताओ, आप प्राइमरी साइड का EMF पर टर्न को देखो और सेकेंडरी साइड के EMF पर टर्न को देखो, क्या इनमें कुछ चेंजेस हैं, नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसका जो EMF पर टर्न होगा प्राइमरी साइड का, वो हमेशा बराबर होगा EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना, मतलब E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2 होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां तक अगर देखा जाए तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं N2 को इधर ले जाऊं और E1 को इधर ले जाऊं, एक्सचेंज कर दूं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन E1। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि ये आपका जो टर्न्स का रेशियो है और ये आपका EMF का रेशियो, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसकी वैल्यू होती है K के बराबर। मतलब याद रखना आपको, N2 अपॉन N1, क्या बोले, याद रखना आपको याद रखना है N2 अपॉन N1 विल बी इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल्स टू K। K यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना। तो K को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू K। ठीक है, इसी को आप चाहो तो यहां बोलते हैं हम I1 अपॉन I। देखो नंबर ऑफ टर्न्स में क्या, 2 अपॉन 1, EMF में क्या है, 2 अपॉन 1, लेकिन करंट में क्या होगा, I1 अपॉन I2। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखो K को मैं क्या होता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। कोई पूछे टर्न्स रेशियो क्या होता है, क्या होता है, टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 अपॉन K क्या होता है आपका, टर्न्स रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं मैं यहाँ पे, जैसे E1 होता है क्या, 4.44 N1 BM EN इंटू एफ। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि इसमें क्या आपका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, मतलब V1, इसको हम E1 कह सकते हैं, V1 मान सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस नहीं है, तो V1 और E1 बराबर हो जाएंगे। तो इसको मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने V1, तो V1 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ से देखो 4.44 कांस्टेंट है, N1 कांस्टेंट है, और आपका AN कांस्टेंट है, तो यहां से BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, BM आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F को नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, BM आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V1 अपॉन F के। BM आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल है किसके, V1 अपॉन F के। तो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, उस टाइम पे
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, जो आपका कोर होगा उसमें जो उसकी फ्लक्स डेंसिटी होगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है किसकी, V बाय एफ के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो अगर ऐसा कुछ बोल दिया जाए कि चलो मैं एक काम करता हूं, वोल्टेज को मैं कांस्टेंट मान लूं और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका बीएम इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका उससे वहां पे क्या होगा, बीएम इंक्रीज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ वही चीज लिखी है मैंने, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया, तो ट्रांसफॉर्मर कोर गेट गोज इनटू डीप सैचुरेशन, ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगी, बीएम बढ़ जाएगा, और बीएम के बढ़ने से आपका क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे फाई भी बढ़ जाएगा, तो उसमें आपका ज्यादा फ्लक्स आ जाएगा, और जब ज्यादा फ्लक्स आएगा तो ट्रांसफॉर्मर कोर सप्लाई से ज्यादा करंट डिमांड करेगा फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर है वो क्या करेगा, आपके सप्लाई से ज्यादा करंट डिमांड कर पाएगा, किसके लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। गॉट इट। बोलते चलो, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ आयरन लॉस। अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस हुआ तो हमारा ऑपरेशन कैसा होगा ट्रांसफॉर्मर को, वो हम देखते हैं। देखो, आयरन लॉस के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में एक करंट होती है आईम्यू, जिसका काम क्या होता है, फ्लक्स को क्रिएट करने का। लेकिन एक बात और समझनी होगी, ट्रांसफॉर्मर में आईम्यू के अलावा एक करंट और होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट करंट, या फिर हम बोलते हैं इसको क्या, आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो होता क्या, देखो आपका ट्रांसफॉर्मर कोर है, अब इसमें कोर लॉसेस भी हो रहे हैं, है ना। तो होता क्या, समझना प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो इसमें एक करंट फ्लो, आपने सप्लाई दी, यहाँ पे सप्लाई देने से सबसे पहले यहाँ पे एक करंट फ्लो हुई जिसको हम बोलते हैं आईम्यू, और ये आईम्यू करंट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये करंट रिस्पॉन्सिबल है कोर के ऊपर फ्लक्स क्रिएट करवाने के लिए। तो चलो, कोर में फ्लक्स कौन क्रिएट करने वाला है, आईम्यू, लेकिन आपके कोर पे लॉसेस भी हैं, आयरन लॉस भी हो रहा है, तो वो आयरन लॉस को सप्लाई करने के लिए सप्लाई से कुछ करंट ड्रॉ करवाएगा ना, सप्लाई से कुछ करंट डिमांड करेगा कोर कि भाई मुझे यहाँ पे लॉस करवाना है तो करंट दो, तो सप्लाई यहां से एक एडिशनल करंट भेजेगा, उसको हम बोलते हैं आईडब्ल्यू, है ना। तो ये आईडब्ल्यू हमेशा क्या होगा, सप्लाई के सेम फेज में होगा, लेकिन जो आईम्यू होगा वो सप्लाई से हमेशा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस में होगा। अच्छा, एक बात और समझना, ये जो आईम्यू है इसका काम क्या है, सिर्फ फ्लक्स को क्रिएट करवाना, कोई लॉस नहीं करवा रहा, और आईडब्ल्यू यहाँ पे क्या, लॉसी कंपोनेंट है, क्योंकि ये आयरन लॉस करवा रहा है। तो आईम्यू को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट, और आईडब्ल्यू को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे आपका एक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का कंपैरिजन बताया कि आईम्यू और आईडब्ल्यू यहाँ पे क्या होते हैं। आईम्यू क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई नॉट, आईडब्ल्यू क्या है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। ये आपका हमेशा रिएक्टिव चीज है ना, तो रिएक्टिव चीज हमेशा क्या होती है, वॉटलेस कंपोनेंट होती है, लेकिन आईडब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, वॉटफुल कंपोनेंट होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वॉटेज होंगे। आईम्यू हमेशा सप्लाई से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में होगा, या फिर हमेशा सप्लाई वोल्टेज के क्वाड्रेचर में होगा, लेकिन आईडब्ल्यू हमेशा सप्लाई वोल्टेज के सेम फेज में होगा। आईम्यू हमेशा आपके फुल लोड करंट का 4 से 5% होता है, लेकिन आईडब्ल्यू हमेशा आपके फुल लोड करंट का 1 से 2% होता है, और इससे ज्यादा हम होने भी नहीं देंगे क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया है कि आईम्यू हमेशा क्या होगा, वोल्टेज के क्वाड्रेचर में होगा, मतलब वोल्टेज से करंट लैग करेगी 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें करंट लैग करती है वोल्टेज से, वो एलिमेंट है आपका इंडक्टर। तो हम यहाँ पे ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है इसको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए हम एक इंडक्टर ले लेते हैं, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट होगी आई म्यू, वो सप्लाई वोल्टेज V1 से 90 डिग्री का लैग करेगी। वैसे अगर मुझे IW को रिप्रेजेंट करना हो, मॉडल करना हो, तो मुझे पता है कि सेम फेज में चीजें हो रही हैं, तो इसको मैं एक रेजिस्टेंस के साथ क्या करूंगा, इमेजिन करूंगा, रेजिस्टेंस के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि रजिस्टर के इसमें दोनों चीजें आपके सेम फेज में होती हैं। क्या हो रहा है, क्या हुआ तेरा पता। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा फेजर समझना है यार, है ना, कोशिश करना समझने की। देखो, सबसे पहले तो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, बहुत अच्छी बात है, उसके 90 डिग्री में यहाँ पे क्या आया, आई म्यू आया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। और उसी के सेम फेज में यहाँ पे आ जाएगा फाई। सर यहाँ तक तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है,
फिर सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आई डब्ल्यू करंट हमेशा वोल्टेज के सेम फेज में होगी, तो देखो ये आई डब्ल्यू करंट यहाँ पे दोनों के सेम फेज में आ गई। अब देखो मैं पूछूं अगर ट्रांसफॉर्म में कौन कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई म्यू और आई डब्ल्यू, तो इन दोनों का जो फेजर सब होगा उसको बोलते हैं नो लोड करंट, उसको हम बोलते हैं ये देखो ये बन जाएगा हमारी क्या नो लोड करंट आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लेग पे कौन होगा E1 और E2, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 और E2। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे फेजर डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखो ये आपका नो क्या बोले इसको पावर ट्रायंगल बोलोगे, नो लोड पावर ट्रायंगल बोलोगे फाई नॉट को। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हम क्या बोलते हैं कि आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हमारा किसके थ्रू हुआ, ये हमारा आया किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। यहाँ पे जो फाई नॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, नो लोड फेज एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपका जनरली कितना होता है 7 to 75 डिग्री। कॉस पाई नॉट यहाँ पे क्या होगा, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा होता है क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा है, तो जब कॉस 75 लोगे तो उसकी वैल्यू 0.2 0.25 समथिंग आने वाली है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का नो लोड पावर फैक्टर पुअर होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ट्रांसफॉर्मर हैज वेरी पुअर पावर फैक्टर एट नो लोड कंडीशन बिकॉज, अब देखो ट्रांसफॉर्मर में आपका पावर फैक्टर बहुत पुअर है। पुअर इसलिए है क्योंकि हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जब वो नो लोड कंडीशन में है तो आईएमयू करंट ज्यादा ले रहा है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा है, लेकिन आपका जो रियल कंपोनेंट है वो कम ड्रॉ कर रहा है। इस वजह से इसका पावर फैक्टर यहाँ पे डाउन है। तो यहाँ पे लिखा भी मैंने, ट्रांसफॉर्मर हैज वेरी पुअर पावर फैक्टर एट नो लोड कंडीशन बिकॉज इट्स मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ आई नॉट इज मोर देन वर्किंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं अपनी कहानी को। इसके आगे वाले पार्ट में हम इसके जो और आगे चीजें होंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। आपको जो भी कुछ भी डाउट हो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारा जो ये वीडियो होगा वो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप वहां पे भी जाके हमको कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।